नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समाज के कमजोर वर्गों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों पे चर्चा करने वाले हैं। पहले जितने भी कमजोर वर्ग थे, जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन पे चर्चा कर चुके हैं। तो अल्पसंख्यकों के बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे। अर्थ क्या है, संविधान में क्या प्रावधान है, सच्चर कमेटी क्या है, अल्पसंख्यक आयोग क्या है और किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और इनका जनसंख्या अनुपात क्या है। तो अल्पसंख्यक जैसे कि नाम से पता चलता है, अल्प यानी कम और संख्यक यानी संख्या, संख्या में कम। तो एक ऐसा समुदाय जिसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं जिनकी संख्या क्या है, अन्य के मुकाबलों में कम होती है। अब किस आधार पे कम होती है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो अल्पसंख्यकों में हम भारत के अंदर केवल दो प्रकार के कम संख्या वाले, एक धर्म के आधार पे और एक भाषा के आधार पे जिनकी संख्या कम है, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये न केवल संख्या में कम होते हैं बल्कि सुविधाओं के आधार पर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से केवल संख्या में कम है उनको अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो हिंदुओं के अलावा भारत के अंदर सभी है वो क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन याद रखना, जैन है वो 2014 में अल्पसंख्यक बने थे। संख्या तो उनकी हमेशा से कम थी, लेकिन 2014 में अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया। यानी केवल संख्या कम होना ही पर्याप्त नहीं है, सुविधाओं में जिनके साथ भेदभाव होता है, भेदभाव के शिकार होते हैं, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में एक प्रतिवेदन में कहा कि किसी भी राष्ट्र राज्य के अंदर, किसी भी देश में रहने वाले समुदायों की संख्या जो कम हो और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर हो, संख्या भी कम हो और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो, संस्कृति, प्रजाति, बहुसंख्यकों से अलग हो। और कई बार ऐसा अपवाद भी मिलता है जब कई बार बहुसंख्यक दर्जे को भी अल्पसंख्यक मान लिया जाता है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत हैं वो क्या है, बहुसंख्यक है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो व्यवहार है वो अल्पसंख्यकों की तरह ही किया जाता है। यानी उनके साथ भेदभाव होता है, सुविधाएं हैं वो कम मिलती है। तो यहाँ पे संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन संख्या के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे कमजोर होना या सुविधाओं के आधार पे भेदभाव होना भी महत्वपूर्ण है। वैसे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन कुछ अनुच्छेद है जो इनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, 350 कै और अनुच्छेद 350। तो इनमें से जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यकों के दो प्रकार बताता है, एक भाषाई अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। और जो अनुच्छेद 350 है वे केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की चर्चा करता है। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ये कानून जो अनुच्छेद है वो बनाया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 23 अक्टूबर 1993 को देश में कुल 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 सिख, नंबर 4 बौद्ध और नंबर 5 पारसी। इन 5 समुदायों को धार्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। बाद में 27 जनवरी 2014 को जैन धर्म को छठा अल्पसंख्यक समूह घोषित किया गया है। ये तारीख महत्वपूर्ण है। आजकल परीक्षाओं में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म को अल्पसंख्यक दर्जा कब दिया गया? 2014 में। हो सकता है अब की बार तारीख पूछ लें, 27 जनवरी 2014 को। तो अब कुल देश के अंदर कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं और इनकी आबादी लगभग देश की 19% आबादी है।
समाजशास्त्रीय आधार पे अगर हम अल्पसंख्यकों को देखें तो थोड़ा सा ये क्या है कि जब संख्या कम होती है और जो भेदभाव होता है तो वो समूह अन्य जो बहुसंख्यक होता है उनसे थोड़ा सा आशंकित रहता है, इसलिए वो अपने आप में क्या होता है, एकात्मक हो जाता है, एकजुट हो जाता है और उसमें एक होने की जो भावना है वो क्या है, प्रबल हो जाती है। और ऐसा यह भाव है वो असुविधा से जुड़ा हुआ है कि हम जितने भी अल्पसंख्यक है वो असुविधा से हैं और ये कुछ पूर्वाग्रह भेदभाव के शिकार भी होते हैं। पूर्वाग्रह भेदभाव के शिकार होने के कारण, ऐसा अनुभव करने के कारण इनकी अपने समुदाय के प्रति निष्ठा है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? निष्ठा बढ़ जाती है। तो ये अल्पसंख्यक की विशेषताएं थी। अब अगर हम भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करें तो संख्या के मामले में धार्मिक अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है, भाषाई अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है। तो भारत में धार्मिक आधार पे अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुस्लिम समुदाय देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी 17.22 करोड़ है और जो देश की कुल आबादी का 14.23% है। कितना है? 14.23%। इसके बाद दूसरे नंबर पे ईसाई समुदाय आता है जिसकी आबादी 2.48 करोड़ है और देश की आबादी में इनका प्रतिशत 2.3% है। कितना है? 2.3% है। तीसरे नंबर पे सिख है जिनकी आबादी 2.08 करोड़ है, 208 लाख है और देश की आबादी में इनका जो प्रतिशत है वो 1.7% है। फिर बौद्ध आते हैं चौथे नंबर पर। बौद्ध है, उनकी आबादी 84 लाख है और देश की आबादी का लगभग 7% ये है। और जैन है, उनकी आबादी कितनी है? 45 लाख है और ये देश की आबादी का लगभग 4% है। अब तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पे हो गई। अब आता है कि राज्य स्तर पर भी क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं। देखो, अगर शाब्दिक रूप से देखें तो राज्यों के अंदर भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं और देश के अंदर अभी विवाद भी चल रहा है इस चीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि क्या कोई राज्य किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है, तो कई राज्यों ने ऐसा कर भी रखा है। महाराष्ट्र के अंदर यहूदी जो समुदाय है उसको अल्पसंख्यक, राज्य अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे रखा है, लेकिन संविधान में राज्य अल्पसंख्यक समुदाय की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो मुसलमान है वो जम्मू एवं कश्मीर के अंदर बहुसंख्यक है। क्या है? बहुसंख्यक है। लगभग पता नहीं 60-65% आबादी है वो मुसलमानों की है। इसी प्रकार से केरल, पश्चिम बंगाल में भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत, आसाम में बहुत बड़ा प्रतिशत मुसलमान आबादी का है। अगर हम ईसाई के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के 3 राज्य ईसाई बहुल है, यानी इनमें हिंदू या ईसाइयों के अलावा अब सभी जो धार्मिक समुदाय है वो क्या अल्पसंख्यक है। वो 3 राज्य कौन से? नागालैंड में 90% आबादी है वो ईसाइयों की है, जनजातियों की भी है और ईसाइयों की भी है। मिजोरम के अंदर 87% आबादी है वो ईसाइयों की है और ये जनजातियों के मामले में प्रतिशत के आधार पे मिजोरम भारत के अंदर नंबर 1 पे आता है। मेघालय में 70% आबादी है वो ईसाई है। तो ये तीनों राज्य है वो ईसाई बहुल राज्य और बाकी जो है वो अल्पसंख्यक है। अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख है वो पंजाब के अंदर बहुसंख्यक है, इनकी आबादी लगभग 60% है पंजाब के अंदर। तो ये तो राज्यों के अंदर बहुसंख्यक हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहीं अल्प बहुसंख्यक तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी संख्या इनकी है, जैसे कि बौद्ध है वो सिक्किम के अंदर 28% है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 13% है। यानी बौद्धों की सबसे अधिक जो अनुपात है वो कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। वैसे शायद महाराष्ट्र के अंदर संख्या के मामले में महाराष्ट्र है वो नंबर 1 है। जैन भी सबसे अधिक अनुपात में महाराष्ट्र के अंदर है और संख्या के मामले में भी महाराष्ट्र के अंदर है। बाद में राजस्थान और गुजरात का नंबर आता है, यहाँ पे 1% है वो जैनों की आबादी है। अगर साक्षरता के मामले में देखें तो जैन एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है। जैनों की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? 94% जैन हैं
वो क्या है, साक्षर है। और सबसे कम अगर साक्षरता की बात करें तो मुसलमान जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसकी संख्या साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है, बाकी सब इनके बीच में आते हैं। आगे है संवैधानिक प्रावधान। अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है वो किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान जरूरी है क्योंकि किसी भी देश में किसी भी भाषा या किसी एक संस्कृति को, किसी एक भाषा या किसी एक संस्कृति को थोपना देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी बात नहीं है। जिन जिन ने ऐसा प्रयास किया है, जिसने किसी भी एक समुदाय को की भाषा या संस्कृति को थोपा है, वहाँ पे घरेलू जो हिंसा है, जो दंगे हैं, वो भड़कने का खतरा है, वो काफ़ी बड़े हैं। तो भारत में अल्पसंख्यकों के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से पहला है अनुच्छेद 29 जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। तो इसमें कहा गया है कि भारत में कहीं भी निवास करने वाले, अब देखना इसमें कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं आएगा, अनुच्छेद 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं आएगा। भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों का एक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 देता है। फिर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यकों की ही बात कर रहा है। भाषा किसकी अलग होगी? नागरिकों का एक ऐसा समूह जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है, अलग होती है, तो किसकी होती है? अल्पसंख्यकों की अलग होती है, बाकी तो सब सामान्य होती है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? धर्म एवं भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30B में कहा गया है कि राज्य अगर इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं खोली गई है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, तो उनमें आर्थिक सहायता के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 29 और 30 मौलिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। इनके अलावा देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात करता है। 14 कहता है कि विधि के समकक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और धार्मिक प्रचार प्रसार व्यक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध है वो व्यक्ति कर सकता है या समुदाय विशेष कर सकता है। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म के प्रसार हेतु कर वसूलने की स्वतंत्रता रहेगी। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट है वो रहेगी। अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 कहता है कि शिकायत करने के लिए अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उनका प्रयोग किया जा सकता है जो कोई अन्य भाषा नहीं जानते हैं। अनुच्छेद 350A और 350B ये केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। तो इसमें कहा गया है 350A में कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति को या बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, चाहे वो भाषा अल्पसंख्यक समुदाय की भी क्यों ना हो। यानी अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसको प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी उसकी भाषा में मिलनी चाहिए। और अनुच्छेद 350B क्या कहता है? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1957 के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। क्या है? विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके लिए? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। इसका जो विशेष अधिकारी का कार्यालय है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है? वो इलाहाबाद के अंदर है। और इसकी 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोलकाता, बेलगांव कर्नाटक के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय है और मुख्यालय वो इलाहाबाद के अंदर है। तो यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है।
इसी प्रकार से 1978 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। बाद में 17 मई 1993 को इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा दिया गया। यानी अल्पसंख्यक आयोग से क्या बन गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। और ये अधिनियम था 1992 का। 1984 के अंदर ये प्रस्ताव आया था। 1984 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाने का प्रस्ताव आया था। 1992 में विधेयक आया था और 1993 में इसका गठन है वो किया गया था। और इसको साथ में ही एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार एवं स्थिति में सुधार हेतु इसका गठन है वो किया गया है। क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करने के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो भी क्या होता है, शिकायतें होती है, उनका निपटारा करने के लिए इसका प्रावधान था वो किया गया था। 1983 के अंदर प्रत्येक से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। 1983 के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। 30 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई है। 30 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना है वो की गई है। इसी प्रकार से बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। संस्थाएं और योजनाएं हैं जो मैंने आज इस क्लास में नहीं करवाई है। इस क्लास में क्या है? योजनाएं नहीं है। आगे है अल्पसंख्यकों के लिए जो मैं बात कर रहा था, एक है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। और अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूची या 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। प्रश्न आ सकता है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध किस वर्ग से? महिलाओं से है, अनुसूचित जाति से है, जनजाति से है, अल्पसंख्यकों से है। तो किससे होगा? अल्पसंख्यकों से। तो 15 एक सूची बनाई गई है, 15 पॉइंट्स बताए गए हैं जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, जिन पे कार्य करने के लिए विचार विमर्श है वो किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन 2004 में हुआ। किसका? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आयोग है और अल्पसंख्यक कितने हैं, उनकी आबादी कितनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक है वो महत्वपूर्ण है सच्चर कमेटी। तो 9 मार्च 2005 को तो जो लोग समाजशास्त्र की किसी भी, जो विद्यार्थी समाजशास्त्र की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसमें आप काफ़ी जो जितने पुराने पेपर्स होते हैं, चाहे नेट के हैं, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के पेपर्स आप उस ऐप पे जाके फ्री के अंदर हल कर सकते हो। लगभग अभी तो मैंने 4-5 ही डाले हैं, उसके अंदर 4-5 ऐसे टेस्ट हैं, नेट के टेस्ट हैं या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, पीजीटी के हैं। तो लगभग मैं 20-25 वहाँ पे जितने पुराने पेपर्स हैं वो वहाँ पे डालूंगा, तो आप फ्री टेस्ट में जाकर उन सब को हल करके देख सकते हैं। यानी अगर 20-25 पेपर्स का मतलब होगा कि आप लगभग 2-2.5 हजार प्रश्न हैं वो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में से। और मान के चलिए कि लगभग 50% चीज़ें होती है वही रिपीट होती है जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ऐप का नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी, जिसका लिंक दिया गया है। तो वहाँ पर जाके आप फ्री के अंदर कुछ हमने कोर्सेज जारी किए हैं जिनमें नाम मात्र का शुल्क लगाया है, मार्केट से लगभग 20% रेटों पे 80% छूट के साथ हम वो कोर्सेज दे रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, आपकी इच्छा हो तो लेना,
लेकिन कम से कम ये 2 से 2,500 जो पुराने पेपर्स हैं सन 2000 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं हम सब वहाँ पे फ्री टेस्ट के अंदर उनको डालेंगे, तो वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो 9 मार्च 2005 को राजेंद्र सच्चर कमेटी थी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन है वो किया गया, जिसको कार्य सौंपा गया कि आप मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, यहाँ देखना अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए इस कमेटी पे कई बार वाद विवाद हुआ है, विपक्ष ने सरकार को कई बार घेरा था कि अल्पसंख्यक में तो बहुत सारे हैं, आप केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं। पर जो भी रहो, अपने लिए यह महत्वपूर्ण है कि सच्चर समिति का अगर प्रश्न आ जाए कि सच्चर समिति का संबंध है वो किस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इसका संबंध रहा है। तो इसको कार्य सौंपा गया था कि इस अल्पसंख्यक समुदाय में आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करना, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, इनका अध्ययन करना है। इस आयोग ने 8 जून 2006 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कुल 76 सिफारिशें की थी। कितनी? 76 सिफारिशें की थी, और कहा जाता है कि 72 सिफारिशों को मान लिया गया और उन पे इम्प्लीमेंट है वो शुरू कर दिया गया था। तो ये तो हमें पता है कि जब भी कोई आयोग रिपोर्ट सौंपता है तो उनकी सारी की सारी चीज़ें नहीं होती है। तत्काल तो कहता है कि हम विचार करेंगे, लेकिन बाद में उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इनमें कुछ थी कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाए, मदरसे जो कि प्राइमरी तक ही थे उनको 12वीं तक जोड़ा जाए। बाद में इस पर कुछ किया भी गया था। शिक्षा के लिहाज से 374 पिछड़े जिलों की पहचान की गई थी, जिनमें 61 जिले थे वो अल्पसंख्यक बहुल वाले जिले थे। तो ये सच्चर समिति है जिनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से है, और आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति जांचने के लिए इसका गठन है वो किया गया था। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ताकि आपके पास तत्काल वीडियोज़ है वो पहुंचते रहें। और कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।